अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज से आपने सेकंड ईयर का मैथ करना है, तो उसका चैप्टर नंबर 1 है फंक्शंस एंड लिमिट। लेकिन ये बात का ख्याल रखना है कि जो फर्स्ट ईयर का मैथ था ना, उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें लाजमी थी जो आपने मैट्रिक में पढ़ी थी, लेकिन सेकंड ईयर का मैथ टोटली डिफरेंट है फर्स्ट ईयर के मैथ से। तो इसको ध्यान से करना है। ये फर्स्ट ईयर के मैथ की तरह नहीं है। इसमें आपने साथ साथ थ्योरी भी करनी है, सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं करने, क्योंकि अगर आप थ्योरी नहीं करेंगे तो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं सोल्व होंगे। तो सबसे पहले चैप्टर 1 है फंक्शंस एंड लिमिट्स। फंक्शन क्या होते हैं? ये ऊपर पहले उसने लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन के व्हाट इज़ फंक्शन, कॉन्सेप्ट क्या है फंक्शन का। तो उसने बताया फंक्शन वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन लेबनीज टू डिस्क्राइब द डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन अनदर। फंक्शन क्या है? एक क्वांटिटी की डिपेंडेंस को दूसरी क्वांटिटी पे जो डिपेंडेंस है उसको बयान करने के लिए फंक्शन यूज़ होता है। यानी फंक्शन हम कह सकते हैं कि दो चीज़ों का रिलेशन है, जिसमें एक चीज़ अगर दूसरी पे डिपेंड करती है तो इस रिलेशन को जो है ना हम फंक्शन के ज़रिए बयान करते हैं। उसने एग्जांपल दी है, अगर द एरिया ए ऑफ अ स्क्वायर डिपेंड्स ऑन वन ऑफ इट्स साइड एक्स बाय द फार्मूला ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो वी से डेट ए इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स। मतलब अब ये एक फार्मूला लिखा है एरिया का, ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एरिया इसमें क्या है? अब ए जो है वो ए जो है डिपेंडेंट है और एक्स क्या है? इंडिपेंडेंट। कैसे? एरिया का आंसर किस वक्त निकलेगा? जब हमारे पास स्क्वायर की कोई ना कोई साइड होगी, जब साइड गिवन होगी तो ही हमारे पास एरिया निकल सकेगा ना। तो मतलब एक्स इंडिपेंडेंट है और ए डिपेंडेंट है, यानी अगर हमारे पास एक्स होगा तो ए की वैल्यू निकलेगी। इसी तरह उसने वॉल्यूम भी कहा है, वॉल्यूम का फार्मूला भी वी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो अगर वॉल्यूम उस वक्त निकलेगा जब आर की वैल्यू होगी, तो वॉल्यूम इज़ अ फंक्शन ऑफ रेडियस आर। ठीक है, तो ये फंक्शन है। अब उसने फंक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन नीचे बयान किया है। फंक्शन डोमेन और रेंज की सेंस में क्या है? फंक्शन एफ फ्रॉम अ सेट एक्स टू अ सेट वाई इन अ रोल और कोरस्पोंडेंस डेट असाइंस ईच एलिमेंट एक्स इन एक्स एंड अ यूनिक एलिमेंट वाई इन वाई। अच्छा, अब ये वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है फंक्शन सेट एक्स टू सेट वाई, ये उसका मतलब है एक्स टू वाई, यानी कि एक्स और वाई दो सेट हैं। तो उस जो कैपिटल एक्स है उसके अंदर एलिमेंट्स कौन से हैं? ये स्मॉल एक्स वाला एलिमेंट है, और कैपिटल वाई में क्या है? ये स्मॉल वाई एलिमेंट है। तो हम एक्स सेट में से हर एलिमेंट को वाई सेट के एक एलिमेंट असाइन करें। यानी कि ये भी रिलेशन ही वो बयान कर रहा है कि एक्स सेट के हर एलिमेंट को वाई में एक एलिमेंट असाइन करें, तो वो जो है वो फंक्शन कहलाता है। अब जो सेट एक्स होगा वो डोमेन कहलाएगी, और जो सेट वाई होगा वो क्या कहलाएगी? रेंज। कैसे? डोमेन क्या है? डोमेन वो एलिमेंट्स होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं, और रेंज क्या है? रेंज वो एलिमेंट्स जो डिपेंडेंट होते हैं। यानी कि इसकी एग्जांपल अगर हम ये ऊपर वाले फार्मूले में देखें, ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो जो एक्स की वैल्यू होगी वो डोमेन है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर हम एक्स की वैल्यू देंगे तो ए का आंसर निकलेगा। तो जो एक्स की वैल्यू है वो डोमेन है, और जो आंसर निकलेगा आगे से वो रेंज है ए। तो वो ए आ गई रेंज और एक्स आ गई डोमेन, ये डोमेन रेंज हो गई है। इसके बाद आगे क्या करना है? अब आगे एक एग्जांपल दी है, गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x के प्लस 4x माइनस 1, फाइंड एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ माइनस 2, एफ ऑफ 1 प्लस एक्स और एफ ऑफ 1 ओवर एक्स। तो क्या करेंगे हम? एफ ऑफ 0 का क्या मतलब है? एफ ऑफ एक्स का क्या मतलब है कि वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ 0 का क्या मतलब होगा कि हमने जहाँ जहाँ पे एक्स है उसको रिप्लेस कर देना 0 से इसमें। तो ये x की जगह 0 आ गया, सब x की जगह 0 आ गया, तो इसका आंसर निकाल लेंगे। इसी तरह एफ ऑफ 1 का क्या मतलब है? x की जगह 1 रिप्लेस कर देंगे, तो 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 1, तो ये 2 आंसर आ जाएगा। इसी तरह बाकी भी कर लेने हैं आपने, ये एग्जाम्पल भी करनी है। इसके बाद आते हैं आगे डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करते हैं। डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करनी है? डोमेन क्या होती है कि हम एक फंक्शन है उसमें कौन सी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, वो डोमेन होती है। और रेंज क्या होगी? वो वैल्यूज़ पुट करने से जो आंसर निकलता है वो उसकी रेंज होगी। तो अब ये याद रखना है, अगर तो कोई फंक्शन आ गया है स्क्वायर रूट वाला, यानी जिसमें स्क्वायर रूट है, तो उसमें क्या है? स्क्वायर रूट के अंदर ये याद रखना है, डोमेन के लिए नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए। और अगर डिवाइड वाला फंक्शन है, जैसे ये लिखा है एक्स ओवर एक्स के माइनस 4, तो नीचे 0 नहीं होना चाहिए डोमेन के लिए, क्योंकि वो फंक्शन जो है इन एग्जिस्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो फंक्शन एग्जिस्ट ना करे। डोमेन उसी वक्त आएगी जब वो फंक्शन एग्जिस्ट करता हो। तो अब ये देखिए, अगर ये फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर,
इसके अंदर हम कौन कौन सी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। डोमेन क्या है, जो वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं किसी फंक्शन में। तो एक्स स्क्वायर है, इसके अंदर कौन सी वैल्यूज़ हम पुट कर सकते हैं। फर्ज करें इसके अंदर 0 पुट कर सकते हैं, उससे आंसर क्या है, यानी इनफाइनाइटी तो नहीं बन जाएगा, नहीं आएगा। कोई भी नंबर पुट करके देख लें, आंसर इन्फिनिटी नहीं आएगा। तो इसका मतलब इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। और रेंज क्या आएगी, अब रेंज मतलब अब आंसर हम कोई वैल्यू पुट किया है तो उससे आगे आंसर क्या निकलेगा। फॉर एग्जांपल अगर इसमें हम 2 पुट करते हैं तो क्या आंसर आएगा 4, -2 पुट करते हैं तो क्या आंसर आएगा 4, 0 पुट करते हैं क्या आंसर आएगा 0, -9 पुट करते हैं क्या आंसर आएगा 81, और अगर 15 पुट करते हैं तो क्या आंसर आएगा 225। यानी आंसर क्या आ रहा है, आंसर तो सारे पॉजिटिव ही आ रहे हैं, नेगेटिव तो कोई आंसर नहीं आ रहा। इसका मतलब इसकी रेंज क्या आ जाएगी, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, यानी कि रेंज इसकी आ जाएगी 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। रियल नंबर कौन से होते हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, यानी ऑल नंबर्स उसमें आते हैं। तो पॉजिटिव नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स कौन से आ जाएंगे, 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये इसकी रेंज आ जाएगी। इसका आंसर क्या आ रहा है, वो रेंज आ गया। अब इसी तरह आगे एक एग्जांपल है x/(x²-4)। अब डोमेन के लिए क्या ख्याल रखना है, ये फंक्शन जो है अनडिफाइन नहीं होना चाहिए। तो अनडिफाइन ये कब होगा फंक्शन, जब नीचे 0 आ जाए। तो अब देखते हैं इसकी डोमेन कैसे फाइंड करेंगे। अगर हम यहाँ पर x²-4 है ना, तो इसको क्या करें, यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए। तो हम अगर इसको 0 पुट करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है, नीचे वाले को सोल्व करते हैं। x²-4 को सोल्व करेंगे, x का आंसर आ जाएगा 2 और x का आंसर -2। अगर 2 पुट करते हैं तो क्या आंसर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 -4 0, यानी ये अनडिफाइंड हो गया। -2 पुट करते हैं तो भी अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये दो वैल्यूज़ आ गई जिनके ऊपर ये फंक्शन क्या अनडिफाइंड हो रहा है, एक 2 है और एक -2 है। तो अगर हम रियल नंबर्स में से इन दो नंबर को निकाल दें तो जो बाकी जितने भी नंबर बचेंगे उनके ऊपर ये फंक्शन क्या होगा, डिफाइन हो जाएगा। कैसे, अगर 3 पुट करते हैं, 3 का स्क्वायर 9 -4 5, तो x/5 आ गया, तो हम फंक्शन अनडिफाइंड तो नहीं ना हुआ। इसी तरह अगर हम -5 पुट किया तो क्या आएगा, 25 - 4 21, तो 21, तो ये भी अनडिफाइंड नहीं हुआ। 0 पुट कर लें तो x/-4 आ गया, तो भी अनडिफाइंड नहीं हुआ। यानी रियल नंबर में से हमने क्या किया, दो नंबर माइनस कर दिए, -2 और 2, तो वो उसकी डोमेन है। तो डोमेन क्या लिखी है, डोमेन एस सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -2 एंड 2, तो ये उसकी डोमेन लिखी है। इसके अलावा रेंज, रेंज क्या हो गया, अब इसका आंसर क्या निकलेगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। कैसे, अभी देखा कि 0 पुट किया है तो क्या आंसर आ रहा था x/-4, यानी नेगेटिव आ रहा था। अगर यहाँ पर 0 पुट किया है तो आंसर 0 आ रहा था, 0 ऊपर था और नीचे भी आ रहा था -4, 0 और -4, तो वो 0 आ रहा था। इसी तरह कोई नेगेटिव नंबर पुट करेंगे या पॉजिटिव नंबर पुट करेंगे तो आंसर तो निकलेगा, रियल नंबर्स निकलेंगे। तो इसकी रेंज आ गया रियल नंबर। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। इसके बाद आगे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये आ गया स्क्वायर रूट वाली, x²-9। अब इसकी डोमेन के लिए क्या, ये कब अनडिफाइंड होगा, जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए। तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट तो होता नहीं, जैसे कि अगर √-2 है तो वो क्या है, वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, यानी अयोटा आ जाता है, तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। इसकी डोमेन क्या होगी, x²-9 जो है वो 0 नहीं, यानी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी वो ग्रेटर दैन क्या होना चाहिए, 0। ग्रेटर दैन 0 के लिए कौन सी वैल्यूज़ आएंगी, अगर हम इसमें पहले देखते हैं, अगर 3 पुट करें, x²-9 है ना, इसको 0 के इक्वल पुट करके दो आंसर निकलेंगे, क्या आएंगे, एक 3 और एक -3। अब 3 पुट करते हैं तो क्या आंसर आता है, 3 - 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 - 9 0, वो आ गया 0। अब 3 से छोटी वैल्यू पुट करें, अगर 2 पुट करते हैं तो क्या आएगा आंसर, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 9 -5, तो ये आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर। 1 पुट करें तो भी कॉम्प्लेक्स आएगा, 0 पुट करें तो भी कॉम्प्लेक्स आएगा, -1 -2 पुट करें तो भी कॉम्प्लेक्स आएगा। इसका मतलब इसकी डोमेन क्या आएगी, -3 और 3 के दरमियान वाली वैल्यूज़ को निकाल दें तो बाकी रियल नंबर्स आ जाएंगे। तो इसको लिखना कैसे है, ये -∞ से -3 तक। अब इन ब्रैकेट्स का क्या मतलब है, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे इन ब्रैकेट्स का क्या मतलब है। अभी जब डोमेन रेंज के प्रॉपर क्वेश्चन करेंगे तब बताएंगे इनका क्या मतलब है। अभी फ़िलहाल सिर्फ यही याद रख लें कि डोमेन इसकी क्या आएगी, -3 से 3 तक के दरमियान वाले जो नंबर्स हैं वो निकाल दें, बाकी रियल नंबर्स। और इसकी रेंज क्या आएगी, रेंज इसकी क्या आ रही है, ऑल पॉजिटिव नंबर, क्योंकि नेगेटिव नंबर तो कोई आंसर आ ही नहीं सकता, तो ऑल पॉजिटिव नंबर इसकी रेंज आ रही है। अब इसके अलावा कुछ और बाकी डेफिनेशंस देखते हैं कि कौन कौन सी करनी है आगे। ये आ गई आगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। पहले क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन कौन से होंगे, जिनमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगी,
मसलन x² + 2 लिखा है तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये फंक्शन अलजेब्रिक आ गया। इसकी आगे कौन सी टाइप्स हैं? पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल क्या होता है? पोली मतलब मैनी और नोमियल मतलब टर्म, मैनी टर्म्स फंक्शन। ऐसा फंक्शन जिसमें बहुत सारी टर्म्स हों वो कहलाता है पोलिनोमियल फंक्शन। लाइक उसने एग्जांपल दी है px 2x⁴ - 3x³ + 2x - 1, ये आ गया पोलिनोमियल फंक्शन। इसकी डिग्री क्या होगी? 4। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर, तो ये इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 4, तो डिग्री आ गई 4। इसके बाद क्या? लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन क्या होगा? जिसमें डिग्री 1 हो, हाईएस्ट पावर यानी कि 1 हो, तो ये एक एग्जांपल है fx = 3x + 4, y = 3x + 4। याद रखना है फंक्शन को कैसे लिखते हैं हम, ये y = f(x) है ना, तो चाहे हम y लिख लें चाहे हम f(x) लिख लें, दोनों इक्वल हैं। ये लीनियर फंक्शन आ गया। आगे आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी का मतलब हमेशा 1 होता है, यानी आइडेंटिटी फंक्शन क्या आएगा? सिर्फ x, i(x) = x, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा? जिसमें कोई वेरिएबल भी ना हो, सिर्फ कांस्टेंट टर्म हो, जैसे f(x) = 2, तो ये कांस्टेंट फंक्शन है। इसको c(x) से रिप्रेजेंट करते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन को i(x) से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया। इसके बाद आ गया रेशनल फंक्शन। फंक्शन r(x) ऑफ द फॉर्म p(x/qx) वेयर बोथ p(x) and qx आर पोलिनोमियल फंक्शन एंड qx डज नॉट इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या है? p(x/qs) की एक फॉर्म हो, उसमें p(x) और qx दोनों क्या हो? पोलिनोमियल्स हों, लेकिन क्या है? qx जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। उसकी वजह, क्योंकि अगर ये 0 के इक्वल होगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ऐसे फंक्शन को हम रेशनल फंक्शन कहते हैं। इसके बाद आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आपको पता है, y = sin x, cos x, tan x, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक जितनी भी रेशियोज पड़ी थी। इसी तरह इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है। आगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? ऐसा फंक्शन जिसमें जो वेरिएबल है वो एक्सपोनेंट के अंदर आ जाए, पावर के अंदर आ जाए, तो उसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फॉर एग्जांपल y = e⁻x, y = 2⁻x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसके बाद आ गया लोगारिथम। इफ़ x = a⁻y, तो देन y = log ax, ये लोगारिथम फंक्शन है। ये फॉर्म आपने याद रखनी है। आगे हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस। हाइपरबोलिक फंक्शन के ये फार्मूलाज जो लिखे हैं ये याद रखने हैं, ये आगे एक्सरसाइज में यूज़ होंगे और आगे भी यूज़ होंगे। साइन हाइपरबोलिक x किसके इक्वल होता है? 1/2 e⁻x - e⁻−x। कोस हाइपरबोलिक x किसके इक्वल होता है? 1/2 e⁻x + e⁻−x। टैन हाइपरबोलिक किसके इक्वल होगा? साइन हाइपरबोलिक ओवर कोस हाइपरबोलिक, तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, e⁻x - e⁻−x ओवर e⁻x + e⁻−x। इसी तरह बाकी सीकेंट, कोसीकेंट और कोड के भी आ जाएंगे। आगे इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, इनके भी फार्मूलाज याद रखने हैं, ये आगे भी यूज़ होंगे काफ़ी जगह। साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स का क्या फार्मूला? नेचुरल लॉग x + √x² + 1। कोस हाइपरबोलिक एक्स इन्वर्स एक्स का क्या है? नेचुरल लॉग x + x² - 1। टैन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स का क्या? 1/2 नेचुरल लॉग 1 + x और 1 - x। इसी तरह सीकेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स का क्या है? 1 नेचुरल लॉग 1/x + 1 - x²/x। इसी तरह बाकी भी देख लेंगे। आगे आ गया एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है? इफ़ y इज इजीली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, देन y इज कॉल्ड एन एक्सप्लिसिट फंक्शन। क्या मतलब? फंक्शन शुरू में बताया था क्या था? y और x का रिलेशन था। अगर हम y को इजीली एक्सप्रेस कर सकें x की टर्म में, यानी कोई मुश्किल ना हो एक्सप्रेस करने में, उसकी एग्जांपल ये देखें ज़रा। y = x² + 2x - 1, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन देखेंगे तब आपको इसकी भी समझ आ जाएगी, पहले इम्प्लिसिट देख लें ज़रा। इफ़ x एंड y आर सो मिक्सड अप दैट y कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, देन y इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब एक्सप्लिसिट क्या है? जिसमें x और y दोनों जो है आपस में मिक्स अप हुए हैं और उनको हम सेपरेट ना कर सकते हो। ये है x² + xy + y² = 2। अब है तो ये एक फंक्शन ही है, लेकिन क्या है? इम्प्लिसिट है। क्यों? क्योंकि x और y क्या है अब यहाँ पर इकट्ठे लिखे हैं। अब कोई पता नहीं चल रहा कि कौन सा इंडिपेंडेंट है कौन सा डिपेंडेंट है, तो बस ये इकट्ठे लिखे हैं अभी, ना तो इनको हम अलग-अलग कर सकते हैं, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो एक्सप्लिसिट कौन सा होगा? जिसमें दोनों अलग-अलग लिखे हों, y अलग लिखा हो x अलग लिखा हो, तो ये दोनों फंक्शन की समझ आ गई आपको। इम्प्लिसिट फंक्शन को एक्सप्लिसिट फंक्शन को लिखने का मेथड ये है, y = f(x), और इम्प्लिसिट को लिखने का मेथड है f × xy = 0। ये इम्प्लिसिट का मेथड है और ये एक्सप्लिसिट का मेथड है। इसके बाद आ गया पैरामीट्रिक फंक्शन। पहले ये इवन और ऑड फंक्शन देख लेते हैं। इवन फंक्शन कौन सा है? अ फंक्शन f इज सेड टू बी एन इवन इफ़ f - x = f(x) फॉर एवरी नंबर x इन द डोमेन ऑफ x। मतलब अगर f(x) कोई फंक्शन है, उस x की जगह अगर हम -x पुट करें, यानी नेगेटिव नंबर पुट करें, तो दोबारा वही आंसर आ जाए। इसकी एग्जांपल देखते हैं।
एफ एक्स वाई इज इक्वल टू कोज एक्स अगर एक फंक्शन है, या एफ एक्स इज इक्वल टू कोज एक्स एक फंक्शन है। अब क्या करें हम, एक्स की जगह क्या पुट करें, माइनस एक्स, यानी कोज माइनस एक्स। तो आपको पता है कोज में अगर एंगल के साथ माइनस आ जाए तो वो ख़त्म हो जाता है, यानी पॉजिटिव हो जाता है। तो दोबारा आंसर क्या आ गया, कोज एक्स। तो ये क्या है, एक इवन फंक्शन है। इसी तरह एक एग्जांपल दी है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर एक्स की जगह क्या है, माइनस एक्स पुट करें, तो माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होगा, वो दोबारा एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। तो ये भी क्या इवन फंक्शन है। ऑड फंक्शन क्या होगा, जब माइनस एक्स हम पुट करें एक्स की जगह तो वो माइनस शुरू में साथ आ जाए। फॉर एग्जांपल एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, साइन में एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे तो वो एंगल अगर साइन में माइनस है वो एंगल के साथ वो क्या होता है, शुरू में आ जाता है। तो ये आ गया माइनस साथ शुरू में आ जाएगा, तो ये और फंक्शन आ गया। इसी तरह क्या है, एक्स क्यूब, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो माइनस का क्यूब लें तो वो तो माइनस ही आता है, तो साथ माइनस आ जाएगा। तो ये हो गया ऑड फंक्शन। अब इसके बाद रह गया पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है, अच्छा अब पहले आपको फंक्शन क्या बताया था, वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स। ये क्या था, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसको क्या हम पढ़ते थे, वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स। अब अगर इसमें क्या था, वाई क्या था, डिपेंडेंट वेरिएबल था, और एक्स क्या था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। अब अगर हम देखें एक्स इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, इसमें एक्स क्या है, डिपेंडेंट, और टी क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसी तरह वाई इज इक्वल टू ए टी, इसमें भी क्या है, टी क्या है, इंडिपेंडेंट, और वाई क्या है, डिपेंडेंट। मतलब कि दो डिफरेंट डिपेंडेंट वेरिएबल हो लेकिन वो एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहे हों, यानी कि एक्स और वाई क्या हैं, वो सिर्फ टी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो इनको कहते हैं पैरामीट्रिक फंक्शंस या पैरामीट्रिक इक्वेशंस। इसी तरह को और एग्जांपल लिखिए, एक्स इक्वल टू ए कोस टी और वाई इक्वल टू ए साइन टी, यानी एक्स और वाई जो है वो टी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। एक्स इक्वल टू ए कोस थीटा, वाई इक्वल टू बी साइन थीटा। तो ये क्या है, पैरामीट्रिक फंक्शन। और इनमें जो वेरिएबल होगा जिसके ऊपर दोनों डिपेंड कर रहे हैं वो पैरामीटर कहलाएगा। तो ये सारी जितनी भी आपको अभी डेफिनेशंस करवाई हैं और जो पीछे एग्जांपल ये आपने याद रखनी है, आगे एक्सरसाइज में ये सारी काम आएंगी। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर कोई चीज़ ना समझ आ रही हो आप दोबारा पूछ सकते हैं, एक्सरसाइज कल से स्टार्ट करेंगे।